हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सब्जेक्ट जो है अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है और मैं जगदीश गौर आपका आज फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स हिंदी में अपन कहें तो वित्तीय लेखांकन कहलाता है। और वित्तीय मतलब वित्त से संबंधित जो व्यावसायिक सौदे होते हैं उनको व्यापार की पुस्तकों में लिखना, और लिखना भी कैसे, उनके नियम के अनुसार उनको पुस्तकों में लिखना। तो ऐसा जिस पुस्तक में होता है उसको अपन ये समझ लें कि ये वित्तीय लेखांकन की उसमें कैटेगरी में आएगा। तो व्यापार में विशेष रूप से यदि हम देखें तो जो सौदे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो नगद सौदे होते हैं और दूसरे आपके उधार सौदे होते हैं। तो नगद सौदे जिसमें नगद राशि का लेन देन होता है, अर्थात एक पक्ष नगद राशि प्राप्त करता है तो दूसरा पक्ष नगद राशि का भुगतान करता है। तो ऐसे सौदे, ऐसे व्यवहार जो है आपके नगद सौदे कहलाते हैं। और ठीक इसी प्रकार से उधार सौदे, यदि जो लेन देन हुआ है उसमें यदि नगद राशि का लेन देन नहीं हो रहा है, नहीं एक दूसरे को राशि नहीं दी जा रही है या ली जा रही है, तो वहाँ पर फिर वो उधार सौदा होगा। तो ये जो सौदे होते हैं इनको लिखने के लिए, इनको प्रॉपरली संबंधित जितने भी संस्थान होते हैं उनमें वे जो है अपने अपने स्तर से अलग अलग तरीके से इन व्यवहारों को लिखते रहते हैं। तो इन सब के लिए जो है हम ये मान लें कि एक जो बुक का नाम दिया है वो है वित्तीय लेखांकन। अब ये तो थोड़ी सब्जेक्ट की बात हुई। अब हम देखें संगठन के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कि संगठन जो है हमारे नॉलेज में दो प्रकार के हो सकते हैं। एक व्यापारिक संगठन हो सकता है और दूसरा गैर व्यापारिक संगठन हो सकते हैं। व्यापारिक संगठन को हम लाभकारी संगठन भी कह सकते हैं और गैर व्यापारिक संगठनों को हम गैर लाभकारी संगठन भी कह सकते हैं। तो व्यापारिक जो संगठन होते हैं इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और जबकि गैर व्यापारिक संगठनों का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर के समाज कल्याण करना होता है। तो जब ये लाभ कमाने के उद्देश्य से यदि ये बने हैं तो निश्चित रूप से इनके संस्थानों में लेन देन होंगे। और ये लेन देन कैसे होंगे? मौद्रिक होंगे या गैर मौद्रिक होंगे। तो अभी जैसे मैंने आपसे बात की थी कि जो सौदे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नगद सौदे और उधार सौदे। तो नगद सौदे में राशि का लेन देन होगा और उधार सौदे में राशि का लेन देन नहीं होगा। लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि मौद्रिक भी हो सकते हैं और गैर मौद्रिक भी हो सकते हैं। तो गैर मौद्रिक सौदों का वित्तीय लेखांकन में, व्यवसाय में उनका कोई औचित्य नहीं होता है। सौदे जो होना चाहिए वो मौद्रिक होना चाहिए, अर्थात जो भी लेन देन हुआ है, जो क्रय विक्रय हुआ है, उसमें राशि का भी उल्लेख होना चाहिए। बगैर राशि का यदि उल्लेख है, बगैर राशि का कोई लेन देन दिया हुआ है, तो वित्तीय लेखांकन में पुस्तक व्यापार के दृष्टिकोण से उनका कोई औचित्य नहीं है। तो संगठन हमारे जो हैं व्यापारिक संगठन और गैर व्यापारिक संगठन, व्यापारिक संगठन हो या गैर व्यापारिक संगठन हो, दोनों ही प्रकार के संगठनों द्वारा जो लेन देन होते हैं उनके संगठनों में, उन सभी का जो है पुस्तकों में लेखांकन किया जाता है। अब जो लेखांकन किया जाता है तो इसके लिए सभी संगठन अपने अपने दृष्टिकोण से पुस्तकें रखते हैं और उनके लिए विधियां भी अलग अलग अपने अपने दृष्टिकोण से विधियों को भी अपनाते हैं। तो हम यदि लेखांकन की जो प्रणालियां हैं, सिस्टम हैं, यदि उनके बारे में जानें तो पहली जो है लेखांकन की जो प्रणाली है, सिस्टम है, वो है आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में ये होता है कि किसी सौदे के
एक पहलू को लिख लिया, किसी सौदे के दोनों पहलुओं को लिख लिया, और किसी सौदे के एक भी पहलू का जो है पुस्तकों में लेखांकन नहीं किया है। तो ऐसी प्रणाली जो है आपकी इकहरा लेखा प्रणाली कहलाती है, सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाती है। ये प्रणाली, अब इसको वैज्ञानिक प्रणाली तो कह नहीं सकते क्योंकि अधूरा इसमें सौदों का लेखांकन होता है। दूसरी प्रणाली, अच्छा, इस प्रणाली को जो छोटे प्राय व्यापारी होते हैं उनके द्वारा इसको प्राय अपनाया जा सकता है, लेकिन बड़े व्यापारी जो है इस सिस्टम को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, कभी भी वो इसको प्रणाली को अपनाते नहीं हैं। लेकिन जो हमारी दूसरी प्रणाली है वो दोहरा लेखा प्रणाली है, डबल एंट्री सिस्टम है, और डबल एंट्री सिस्टम एक वैज्ञानिक प्रणाली मानी गई है। इस प्रणाली में प्रत्येक सौदे के, प्रत्येक व्यवहार के, प्रत्येक लेन देन के दो पहलू होते हैं, और इन दोनों ही पहलुओं का लेखा जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसके जो नियम हैं, उनके सिद्धांत जो हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार किसी एक पक्ष को डेबिट तो दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। तो इस प्रणाली को इसलिए जो है दोहरा लेखा प्रणाली का नाम दिया गया है। तो दोहरा लेखा प्रणाली जब वैज्ञानिक प्रणाली है जो प्रत्येक व्यावसायिक संगठन के लिए उपयुक्त मानी गई है, तो प्राय सभी संगठनों के द्वारा इस प्रणाली को महत्ता दी जाती है और इस प्रणाली के अनुसार अपनी पुस्तकों को वो मेंटेन करते हैं, रखते हैं, ताकि सारी व्यावसायिक सूचनाएं जो है उनको सही सही ज्ञात हो सके, सही सही प्राप्त हो सके, चाहे वो आंतरिक उपयोगकर्ता हो व्यवसाय के या बाह्य उपयोगकर्ता हो, सभी को जानकारी स्पष्ट हो। तो इसके लिए जो है दोहरा लेखा प्रणाली को प्राय सभी व्यापारियों के द्वारा, प्राय सभी संगठनों के द्वारा प्राय अपनाया जाता है। अब तीसरी प्रणाली आती है हमारी नगद प्रणाली, केस सिस्टम। केस सिस्टम जो अभी हमने जैसे बात की थी कि संगठन दो प्रकार के होते हैं हमारे, लाभकारी संगठन और गैर लाभकारी संगठन। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेन देन प्राय नगदी होते हैं, और नगद जब सौदे होते हैं, नगद लेन देन होते हैं, तो वो चाहेंगे कि हम केस सिस्टम को ही फॉलो करें। तो गैर लाभकारी संगठनों के द्वारा जो सिस्टम को अपनाया जाता है उसको हम केस सिस्टम की कैटेगरी में शामिल करेंगे। अब चौथी प्रणाली आती है हमारी महाजनी पद्धति, इंडियन सिस्टम जिसको हम कहेंगे। तो इंडियन सिस्टम मतलब भारतीय लेखा प्रणाली। तो भारतीय लेखा प्रणाली को भी प्राय सभी व्यापारी अपना सकते हैं। वो अब जैसे कि दोहरा लेखा प्रणाली को प्राय जो लोग प्राय अंग्रेजी भाषा जानते हैं उनके द्वारा जो ऐसा माना जाता है कि हम इंग्लिश में इसको लिखा जाता है, इसलिए उसको ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। और जबकि महाजनी प्रणाली भी दोहरा लेखा प्रणाली का ही के अनुसार ही इस पद्धति में भी जो है लेखांकन होता है। जो थोड़ा सा बोलने का अंतर होता है, जैसे वहाँ पर डेबिट है तो यहाँ नामे हो जाएगा, वहाँ पर क्रेडिट है तो यहाँ जमा हो जाएगा, इस तरीके के शब्दों का और भारतीय भाषा का इसमें प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति को जिस भाषा का ज्ञान है वह उसी भाषा में नियमों को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक सौदों को पुस्तकों में लिख लेता है। कौन सी भाषाओं में? भारतीय भाषाओं में। तो भारत में जो बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, जैसे हिंदी बोली जाती है तो हिंदी में लेखांकन कर लिया जाता है। उर्दू यदि उसको नॉलेज है उर्दू का तो वो उर्दू में लिख लेगा। पंजाबी में यदि उस पंजाबी आती है, पंजाबी कोई व्यक्ति है, कोई व्यापारी है तो वो पंजाबी भाषा में लिख लेगा। गुजराती है तो गुजराती। तो भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में ही यदि बही खाते की पुस्तक रखी गई हैं, उसमें जो लेखांकन किया जा रहा है वो भारतीय भाषाओं में किया जा रहा है, तो हम उसको भारतीय लेखांकन प्रणाली, इंडियन सिस्टम पद्धति कहेंगे। एक दूसरी आती है मर्केंटाइल सिस्टम, उपार्जन विधि। तो इसमें जो है नगद सौदों के साथ साथ ऐसे सौदों का भी लेखा कर लिया जाता है जिनके बारे में राशियां मिलना है, या ऐसे सौदे जिनके बारे में राशियां देना है या कुछ प्रावधान करना है, तो उनका भी लेखांकन कर लिया जाता है। तो इसलिए इस पद्धति को उपार्जन प्रणाली का नाम भी दिया गया है। तो व्यापारिक सौदों को लिखने के लिए संगठनों के द्वारा इन 5 सिस्टम में से कोई भी एक सिस्टम को अपनाया जाता है। जिसकी जो सुविधा हो, जिसको जो सिस्टम पसंद है, जो सरल पड़े,
जो कम खर्चीली पड़े अपने व्यवसाय के स्तर से, वह उस पद्धति को अपना सकता है। तो इस प्रकार से हमारे जो व्यापारिक सौदे हैं उनको लिखने के लिए ये 5 जो पद्धतियां मैंने बताई हैं, सिस्टम बताई हैं, उनमें से कोई एक सिस्टम का जो है को अपनाया जाता है। सभी सिस्टम को एक साथ नहीं अपनाया जा सकता है। तो ये हमने सिस्टम की बात की। अब हम विशेष रूप से देखेंगे दोहरा लेखा प्रणाली। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको संक्षिप्त में कि दोहरा लेखा प्रणाली से आशय ऐसी प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक सौदे के, चाहे वो नगद सौदा हो या उधार सौदा हो, प्रत्येक सौदे के 2 पहलू होते हैं और दोनों ही पहलुओं को नियम के अनुसार एक को डेबिट तो दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। अब किसके अनुसार किया जाता है? तो जो दोहरा लेखा प्रणाली के जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार ही डेबिट और क्रेडिट किया जा सकता है। मन से हम किसी भी एक पहलू को डेबिट या किसी अन्य पहलुओं को जो है क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। तो जब नियम और सिद्धांत की बात आती है तो सौदों को लिखने के लिए जिन सिद्धांतों को अपनाया जाता है उनको हम दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत कहते हैं। और इन सिद्धांतों का प्रयोग जो है खातों के प्रकार के आधार पर जो है किया जाता है। खातों के प्रकार की बात आ गई यहाँ पर। जब तक हमें जो व्यापारिक सौदे हुए हैं उन सौदों को खातों की कैटेगरी में हम अलग अलग सेपरेट नहीं करेंगे, तब तक हमें डेबिट और क्रेडिट जो है हम दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार सही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है खातों के प्रकार के बारे में मालूम होना चाहिए। यदि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को हम अपना रहे हैं तो खातों के प्रकार यदि हम देखते हैं तो खातों के प्रकार जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, 3 प्रकार के हमारे खाते होते हैं। फर्स्ट है आपका व्यक्तिगत खाते, दूसरे होंगे आपके वस्तुगत खाते, तीसरा आपका कहलाएगा नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते, व्यक्तिगत खाते और वस्तुगत खाते, नाम मात्र के खाते। जब हम लेखांकन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो व्यक्तियों को भी 3 कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। और वो 3 प्रकार के व्यक्ति कौन से होंगे? तो फर्स्ट जो है आपका एक जो है नेचुरल पर्सन कहलाएंगे आपके। नेचुरल पर्सन से आशय मतलब अकृत्रिम व्यक्ति, मीन्स जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, आपकी फैमिली में जो सदस्य हैं, ठीक है, वो उन सभी के नामों को, उन सभी को जो है हम नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में शामिल करेंगे, अकृत्रिम व्यक्तिगत खातों की श्रेणी में लेंगे। दूसरे प्रकार के होंगे आपके आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो नेचुरल पर्सन के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा स्कूल है, कॉलेज है, कोई व्यापारिक संस्थान का नाम है, बैंक है, फर्म है, कंपनियों के नाम हैं, ये सब ऐसा लगता है कि नहीं इस व्यक्ति में सांस नहीं चल रही है। ये तो एक हमारे जैसे व्यक्तियों के द्वारा एक नाम दिया गया है और उसके माध्यम से ये व्यापार संचालित हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो है आपके कृत्रिम व्यक्ति की कैटेगरी में आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट की कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल हैं, उनके नाम आप लिख सकते हो, जितने भी बैंक हैं उनके नाम लिख सकते हो, जितने भी कॉलेज हैं उनके नाम लिख सकते हैं, है ना। जितनी भी आपके शहर में, आपके गांव में, जहां भी आप रहते हैं, आसपास जितनी भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उन सब के नाम आप जो है कृत्रिम व्यक्तिगत खाते की कैटेगरी में ले सकते हैं। तीसरा आता है हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। कौन से खाते? प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। तो ऐसे खाते जो या तो कृत्रिम व्यक्ति या अकृत्रिम व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात इनके नाम न लिखते हुए इनके स्थान पर कोई दूसरा नाम लिखा जाता है, लेकिन माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं कृत्रिम या अकृत्रिम व्यक्ति से
जुड़े हुए हैं तो वो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति कहलाएंगे। जैसे आपने सुना होगा पेपर में, बोले ये विधायक प्रतिनिधि हैं। क्या मतलब हुआ कि ये विधायक तो नहीं है, लेकिन विधायक की ओर से विधायक महोदय ने इनको अथोराइज कर रखा है कि मेरी ओर से आप यदि कोई पब्लिक, कोई आमजन कोई समस्या लेकर के आता है तो आप मेरे बिहाफ पर आप इनकी समस्या को देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा होगा ये फलाने विधायक प्रतिनिधि बने, इस संस्था के प्रतिनिधि बने, है ना। तो प्रतिनिधि मतलब कृत्रिम या अकृत्रिम व्यक्तिगत खाते का यदि वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते कहलाएंगे। तो उदाहरण की जब बात करें तो बहुत सारे आप उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से वस्तुगत खाते में 2 प्रकार के खाते होते हैं, ये भी आपके वस्तुगत और दृश्य वस्तुगत खाते और अदृश्य वस्तुगत खाते, जिनको कहेंगे अपन टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स वस्तुगत, दृश्य वस्तुगत खाते आप देख रहे हो, जहाँ बैठे हो आप, वो आपका फर्नीचर है, कुर्सी है, टेबल है, आपके सामने कंप्यूटर रखा है, मोबाइल रखा है आपकी जेब में, ये सारी वस्तुएं हमको दिखाई दे रही हैं। जहाँ बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, उसको हम एक बिल्डिंग का नाम देते हैं। तो ये सब दृश्य वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम इधर ट्रांसफरेबल हैं, जो यहाँ से वहाँ हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं, जैसे अब आप कहेंगे बिल्डिंग को तो चेंज कर नहीं सकते, यहाँ से वहाँ तक ले नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आज के समय में बिल्डिंग को भी ऊपर नीचे और इधर से जो है नई नई मशीनरी आ गई, तो उसको भी इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन उतना नहीं जैसे 2-4 फीट हटा दिया हो। जैसे आगे चल के आपने देखा होगा कहीं कहीं रोड बन रहे हैं, है ना, जैसे हाईवे बन रहे हैं, तो यदि कोई मकान रास्ते पे आ गया, कोई ऐसा वृक्ष आ गया जो कि वहाँ से हटना चाहिए, तो उसको यथा वहाँ से हटा करके दूसरी जगह उसको लगा दिया है, या बिल्डिंग को भी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है थोड़ी दूरी पर। तो कहने का आशय यही है कि जो वस्तुएं दिख रही हैं वो दृश्य वस्तुगत खाते की कैटेगरी में आते हैं। ये पेन मेरे हाथ में है, ये चश्मा है, मोबाइल है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास रखी हैं, आपके पास भी है। आपके घर में जो वस्तुएं आपको हैं वो सब दृश्य वस्तुगत खाते की कैटेगरी में आएंगी। आप उनके जो है उदाहरण वहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे ही अदृश्य वस्तुएं, अकाउंटिंग में जो है कुछ वस्तुएं अदृश्य होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके कारण व्यापार के लाभ में वृद्धि होती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम अदृश्य वस्तुगत खाते की कैटेगरी में शामिल करते हैं। और ये हैं आपकी गुडविल है, पेटेंट, कॉपीराइट, ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई तो देती नहीं, केवल हम एहसास कर सकते हैं, लेकिन इनके कारण जो है व्यापार के लाभ में वृद्धि होती है। तो कोई भी वस्तुएं जो जिनके उपयोग से व्यवसाय में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके लाभ में वृद्धि हो रही है, तो वो वस्तुओं की श्रेणी में आएंगी, उनको शामिल हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रियल अकाउंट की कैटेगरी में आपके 2 खाते आएंगे, दृश्य वस्तुगत खाते और अदृश्य वस्तुगत खाते। नाम मात्र में 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे व्यक्तिगत खाते और वस्तुगत खाते। व्यक्तिगत खाते और वस्तुगत खाते हम अपने आप को हमें भी मेंटेन करके रखना है, और वस्तुओं को भी हमें यदि प्रॉपरली लंबे समय तक उनका उपयोग करना है तो वहाँ पर भी उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो व्यापार के संचालन से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आपके नाम मात्र खाते की कैटेगरी में आएंगे आपके, ठीक है। तो अब जब व्यापार चलाएंगे, चलेगा, संचालित होगा, तो खर्चे के साथ साथ कभी कभी लॉस भी होता है। तो हानि और व्यय और लाभ और आय से संबंधित खाते आपके नाम मात्र खाते की कैटेगरी में आएंगे। इधर के नाम भी हम लिख लेते हैं, अकृत्रिम व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते, ठीक है। और यहाँ दृश्य वस्तुगत खाते और अदृश्य वस्तुगत खाते, ठीक है। तो जब भी कोई व्यापारिक लेन देन होगा, सौदा होगा, तो उन सौदों में से ऐसे 2 नाम ढूंढेंगे जो
या तो ये दोनों व्यक्तिगत इनमें से कोई दो नाम हो सकते हैं, या एक नाम यहाँ से हो सकता है, या एक नाम यहाँ से, या एक नाम यहाँ से हो सकता है, एक नाम यहाँ से हो सकता है। तो कहने का आशय यह है कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक सौदे के दो पहलू होते हैं और दोनों ही पहलुओं को उनके नियम के अनुसार दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत के अनुसार डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। तो नियम क्या है? तो नियम खातों के प्रकार के आधार पर ही जो है प्रयोग किए जाते हैं। तो अब व्यक्तिगत खाते का नियम हम देखें तो जो भी यदि नियम देखते हैं, रूल्स देखते हैं, तो जो भी व्यक्ति पाने वाला है उसको हम डेबिट करेंगे, अर्थात पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट। अब पाने वाला देने वाला क्या? तो वस्तु या रोकड़, दो चीज में से कोई भी एक हो सकती है। तो पाने वाले व्यक्ति जो वस्तु पाने वाला है उस व्यक्ति को डेबिट करेंगे और जो वस्तु वो दे रहा है, मतलब जो व्यक्ति देने वाला है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। अब जो वस्तु के खाते का नियम, तो जो वस्तु व्यापार में आ रही है इसका नियम क्या होगा? व्यापार में आने वाली वस्तु को हम डेबिट करेंगे और व्यापार से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करेंगे। ये नियम है। इसी प्रकार से हानि और व्यय को यदि इनका नियम देखें हम, तो यहाँ पर इनको हम जो है डेबिट करेंगे, हानि व्यय को, और लाभ और आय को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि खर्चा हुआ हमारा, इस माह की यदि सैलरी व्यवसाय के प्रबंधन द्वारा अपने कर्मचारियों को दी गई है तो वो खर्चा है इस महीने का, जनरल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो वेतन का भुगतान किया तो उसमें दो पहलू आए, एक वेतन और दूसरा रोकड़। वेतन नाममात्र खाते को दर्शा रहा है और रोकड़ वस्तु के खाते को दर्शा रही है। तो जब रोकड़ जा रही है तो व्यापार से जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट करेंगे, इसलिए मैंने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। और हानि और व्यय, चूंकि वेतन व्यापार का व्यय है इसलिए नियम के अनुसार मैंने उसको डेबिट किया है। तो दोहरा लेखा प्रणाली के जो नियम हैं वही दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत हैं और ये खातों के अनुसार, खातों की प्रकृति के आधार पर उनको जो है उनका फॉलो किया जाता है, खातों के आधार पर। तो आज मैंने आपको जो जानकारी दी है, एक तो ये बताया कि संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हर स्टूडेंट्स को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कॉमर्स के कि संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक लाभकारी संस्थाएं और एक गैर लाभकारी संस्थाएं। लाभकारी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से ओपन की जाए, गैर लाभकारी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना न हो करके समाज कल्याण करना होता है, सेवा भाव के उद्देश्य से खोली जाती हैं, तो उनको गैर लाभकारी संस्थाएं कहेंगे। तो लेखांकन जो है दोनों ही प्राय संस्थाओं में होता है। ऐसा नहीं है कि लाभकारी संस्थाएं ही व्यावसायिक ये सौदों का लेखांकन करती हैं, सौदे दोनों ही जगह होते हैं। तो इनको अपनाने की हमने 5 विधियां के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें से एक दोहरा लेखा प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली को मैंने आपको विस्तृत रूप से समझाया है, क्योंकि इसी के आधार पर हम पूरा वित्तीय लेखांकन जो है पढ़ेंगे। जब इसके बारे में यदि हमें जानकारी होगी तो हम सारे आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो हम कवर कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे लिए उनको कवर करना, समझना मुश्किल होगा। यदि ये नियम हमें मालूम है तो हम जो है आसानी से व्यापारिक सौदों का लेखांकन पुस्तकों में कर सकते हैं। अब ये पुस्तकें कितनी रखी जाती हैं, कैसे रखी जाती हैं और इनमें लेखांकन कैसे किया जाता है, ये जब अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट डे हम इसको देखेंगे। आज के लिए बस केवल अपना इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा। और इसको आप जो हमेशा ध्यान रखें कि खाते 3 प्रकार के होते हैं और इनके उदाहरण जो है ये नहीं समझना है कि उदाहरण हमेशा आपको याद रहना चाहिए। अकृत्रिम हम नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो इनके उदाहरण हम खुद हैं, कहीं ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है। अकृत्रिम में हमारी फैमिली के नाम लिख लीजिए जितने भी इसके नीचे। कृत्रिम में
जितनी भी संस्थाएं हैं आपकी, जो हमारे जैसे व्यक्तियों ने बनाई हैं, हमारे द्वारा क्रिएट की गई हैं, वो आपकी कृत्रिम में आ जाएंगी, आर्टिफिशियल में आ जाएंगी। और ऐसे खाते जो इन दोनों के नाम ना लिखते हुए कोई दूसरे ही नाम हम लिख देते हैं, जैसे कोई को खर्चा वेतन देना है तो वो आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। खर्च के सामने हम आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन शब्दों का यदि यूज़ कर लेते हैं तो वो प्रतिनिधित्व करने वाले खाते की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके वस्तु का खाते के उदाहरण है। आपके घर में जितनी सारी वस्तुएं हैं सबके नाम लिख लीजिए। आपको यही वस्तुओं के नाम आपको आगे चल करके जनरल एंट्री करने में भी आसानी होगी, लेजर बनाने में भी आसानी होगी और बैलेंस शीट बनाने में भी आसानी होगी। तो आपको इन वस्तुओं के नाम जो है अपने स्तर से उनको लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ऐसे ही खर्चों के बारे में आप देख लीजिए। आपके यहाँ बिजली बिल हर महीने आता है, आपके यहाँ लेबर को मजदूरी दी जाती है और भी दूसरे खर्चे जो हैं हमारे डेली रूटीन के बहुत सारे होते हैं, चाहे घरेलू हो या व्यावसायिक हो। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।